हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड भारती चौधरी, योर मेंटोर ऑन क्रोशा नर्सिंग एकेडमी। बच्चों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ क्रोशा नर्सिंग एकेडमी। हमारा जो सीरीज चल रही थी बच्चों जीएमसीएस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, राइट, तो उसी सीरीज में नेक्स्ट स्टेप लेके आए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज ऑफ जीएमसीएस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की बूस्टर डोज विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से है बच्चों, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड आउट कीजिए। मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर्स अकर बिकॉज ऑफ अ फ्लो एट विच स्टेज। यानी कि हमने लास्ट क्लास में बच्चों किसके बारे में पढ़ा था, मेडिकेशन एरर के बारे में डिस्कस किया था, राइट, कि पेशेंट्स को मेडिकेशन देते टाइम जो है क्या हो जाती है, एज अ नर्सिंग स्टाफ एरर हो जाती है। और उस एरर को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था बच्चों, राइट्स ऑफ मेडिकेशन पढ़ा था, राइट। तो राइट्स ऑफ मेडिकेशन देखिए कुछ इस तरीके से होते हैं। 10 राइट्स दिए गए हैं ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें बच्चों सबसे फर्स्ट जो राइट आपके सामने आता है वो आता है राइट ड्रग। यानी कि जो ड्रग यूज की जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, राइट ड्रग होनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है बच्चों तो उसको ओंडास्टिरोन ही देना, ये नहीं कि उसको डाइक्लोफेन दे दिया, राइट। यानी कि जिस जो कॉज है, जो डिजीज है पेशेंट को, वही ड्रग पेशेंट को देनी है। राइट पेशेंट भी राइट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो पेशेंट है उसका आईपीडी नंबर अलग है, उसको ओंडास्टिरोन देना है, लेकिन आपने डिफरेंट आईपीडी नंबर वाले पेशेंट को ओंडास्टिरोन दे दिया, तो इसलिए राइट पेशेंट भी होना चाहिए। थर्ड रूल जो आता है आपका आता है राइट डोज। यानी कि अगर पेशेंट को 10 mg ड्रग अगर प्रेस्क्राइब की गई है तो उसको 10 mg ही देनी है, ये नहीं उसको 20 mg दे दिया, राइट। तो राइट डोज भी होनी चाहिए। फोर्थ आता है बच्चों राइट रूट। अगर पेशेंट को आईएम रूट से प्रेस्क्राइब की गई है कोई मेडिकेशन तो उसको आईएम रूट से ही देनी है, ऐसा नहीं कि उसको आईवी रूट से वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी जाए, राइट। फिफ्थ रूल जो आता है वो आता है बच्चों राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। अगर किसी पेशेंट को मान के चलिए 10 PM एंड 10 AM के लिए बीडी जो है वो प्रेस्क्राइब की गई है कोई मेडिकेशन, तो राइट टाइम होना चाहिए, यानी कि 10 AM और 10 PM पर ही वो मेडिकेशन देनी है। और फ्रीक्वेंसी जैसे कि बीडी प्रेस्क्राइब की गई है तो बीडी ही देनी है, राइट बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट जो आपका राइट आता है वो आता है बच्चों डॉक्यूमेंटेशन का। यानी कि जैसे ही मेडिकेशन एडमिनिस्टर कराई और मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के बाद सबसे फर्स्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए नर्सिंग स्टाफ वो होती है डॉक्यूमेंटेशन, राइट। क्योंकि बच्चों अगर आप एज ए नर्सिंग स्टाफ कोई मेडिकेशन आपने दी और उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया पेशेंट की फाइल में, तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने मेडिकेशन दी है या नहीं दी। क्योंकि कोई भी अगर राउंड होता है, राइट, कंसल्टेंट का राउंड होता है, वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में रिटर्न की है उस चीज को तो आप राइट हो, लेकिन मेडिकेशन देने के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो आप सही होते हुए भी गलत हो जाओगे, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नर्सिंग स्टाफ की टू सेफ आवर सेल्फ, ठीक है। खुद को बचाने के लिए, खुद को सेफ साइड रखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो होता है बच्चों कैसा होता है, मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री एंड असेसमेंट, राइट। कंप्लीट पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और कंप्लीट उसका असेसमेंट करना है, फिजिकल असेसमेंट करना है, मेडिकल असेसमेंट करना है, राइट। नेक्स्ट जो आता है बच्चों ड्रग अप्रोच एंड राइट टू रिफ्यूज। इसका मतलब है अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है और उसको प्रेस्क्राइब किया गया है ओंडास्टिरोन, लेकिन पेशेंट रिफ्यूज करता है कि नहीं मेरे को नहीं लेनी है मेडिकेशन, तो आप पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते, ये पेशेंट का राइट होता है, राइट। बस लेकिन आपको क्या करना है, अगर पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है किसी मेडिकेशन के लिए तो आपको उस चीज का क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है टू सेफ साइड, राइट बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग इंटरेक्शन एंड इवेल्युएशन। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जैसे कि किसी पेशेंट को 2 to 3 मेडिकेशन एक साथ चल रही हैं, तो हो सकता है उन 2 to 3 मेडिकेशन के बीच में आपस में ड्रग इंटरेक्शन हो, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों एक टाइम पीरियड में जो है मेडिकेशन दी जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है। और सबसे
लास्ट जो राइट आता है वो आता है एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन का। अगर पेशेंट को जो मेडिकेशन चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर पेशेंट आपसे पूछता है कि मैम या सर ये मेडिकेशन किस पर्पस के लिए मेरे को दी जा रही है, तो ये पेशेंट का राइट होता है और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पेशेंट को बताया जाए कि ये मेडिकेशन क्यों चल रही है आपके लिए, राइट। तो बच्चों ये जो है कुछ 10 राइट्स होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, राइट। ये अपने प्रीवियस क्लास में बच्चों डिस्कस किया हुआ था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ मेडिकेशन एरर, अभी हमने जो 10 राइट्स पढ़े थे, क्या पढ़े हैं बच्चों, 10 राइट्स पढ़े हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर इन 10 राइट्स में से किसी भी राइट को फॉलो नहीं किया जाता है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या अकर हो जाता है, मेडिकेशन एरर जो है वो अकर हो जाता है, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इन 10 मेडिकेशन एरर में से भी कौन सा ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर मेडिकेशन एरर जो है वो सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मेडिकेशन एरर अकर बिकॉज ऑफ अ फ्लो एट विच स्टेज, किस स्टेज पर जो है वो मेडिकेशन एरर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्लियर है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है प्रेस्क्राइबिंग, सेकेंड ट्रांसक्रिबिंग, सी है बच्चों डिस्पेंसिंग एंड डी है एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है। डॉक्टर ने सबसे पहले प्रेस्क्राइब किया। ट्रांसक्रिबिंग का मतलब होता है कि डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया, मान के चलिए ओंडास्टिरोन प्रेस्क्राइब किया है 10 mg BD, लेकिन आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत पढ़ लिया, ओंडास्टिरोन की जगह आपने एमिडोलोन पढ़ लिया, तो वहां पर क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिबिंग की स्टेज पर मेडिकेशन एरर हो जाएगी। अगला आता है डिस्पेंसिंग, यानी कि आपने नोट डाउन करके दिया मतलब फार्मेसी वालों को कि हमको ओंडास्टिरोन चाहिए, लेकिन उन्होंने ओंडास्टिरोन की जगह क्या इंटरप्रेट कर लिया, उसको एमिड्रोन कर लिया और उन्होंने एमिड्रोन दे दिया पेशेंट के रिलेटिव्स को। अब आपने क्या किया, उस एमिड्रोन को एडमिनिस्टर कर दिया, राइट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेज होती है, इस पर बच्चों सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मेडिकेशन एरर होने के, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेज पर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मेडिकेशन एरर होने के, क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन आपका, राइट। तो इस तरीके से बच्चों हमको क्या करना है, ना केवल वो क्वेश्चन बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी क्लियर करते हुए चलना है, राइट बच्चों। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएमसीएच के लिए आपको कम से कम उन पॉइंट्स को या उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल कंफर्म तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करना है, मेमोराइज करना है। आपकी टिप पर होनी चाहिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं टॉपिक्स आए हुए हैं, क्लियर है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने का चांसेस बिल्कुल होता है बच्चों, राइट। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है बच्चों, क्या है, रीड आउट कीजिए, विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नॉर्मल हार्ट रेट को डिनोट करने वाला एक टर्म क्या है या टर्मिनोलॉजी कौन सी है। तो सबसे फर्स्ट आता है बच्चों टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का क्या मतलब होता है, देखिए नॉर्मल हार्ट बीट का जो हार्ट रेट का जो अपन पैटर्न मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं बच्चों 80 to 100 बीट पर मिनट, क्लियर है इतना। अब अगर हार्ट बीट लेस देन 80 बीट पर मिनट से कम होती है तब इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ब्रेडीकार्डिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेडीकार्डिया बोला जाता है। इसी तरीके से अगर बच्चों हार्ट बीट जो है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट होती है तब इसको क्या टर्म बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों टैकीकार्डिया, क्लियर है। तो ये दोनों टर्म तो होंगी नहीं। अब बात करते हैं असिस्टोल। असिस्टोल का क्या मतलब होता है, असिस्टोल का मतलब होता है बच्चों कि हार्ट रेट जो है हमारी या हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, जिसको बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट हो गया, इनकी पेशेंट जो है अचानक से कैसा हो गया, असिस्टोल हो गया, पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो गई, तो उसको क्या बोला जाता है, असिस्टोल बोला जाता है, क्लियर है बच्चों। और असिस्टोल की कंडीशन में देखिए असिस्टोल में क्या होता है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट, क्या बोला जाता है बच्चों,
कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट रेट ऑफ पेशेंट। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाता है? असिस्टोल बोला जाता है। जब भी बच्चों असिस्टोल की कंडीशन होती है ना, तो कार्डिक मॉनिटर पर या बोल सकते हैं ईसीजी के अंदर क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट लाइन आ जाती है। और असिस्टोल की कंडीशन में यानी कि कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में ही क्या दिया जाता है, सीपीआर दिया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन दिया जाता है। क्लियर है? तो अपन एक पॉइंट और यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि असिस्टोल की कंडीशन में क्या हो जाती है, फ्लैट लाइन देखी जाती है इन ईसीजी। क्या देखी जाती है बच्चों? फ्लैट लाइन देखी जाती है ईसीजी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। और असिस्टोल के ही अंदर क्या परफॉर्म किया जाता है, सीपीआर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, फ्लैट लाइन बोला जाता है असिस्टोल को। अब बात करते हैं, हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन रह गया है साइनस रिदम। तो देखिए बच्चों, जब हार्ट रेट या बोल सकते हैं जब हार्ट बीट जो है वो उसकी रेट भी नॉर्मल हो, साथ के साथ उसकी रिदम भी नॉर्मल हो, ठीक है, यानी कि हार्ट बीट का जो काउंट है वो भी नॉर्मल है और उसका जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न भी नॉर्मल है, तब इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, साइनस रिदम बोला जाता है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, साइनस रिदम बोला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल हार्ट रेट के पैटर्न को, नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है, साइनस रिदम के अंदर क्या होता है बच्चों कि हार्ट रेट एंड हार्ट की जो रिदम है वो दोनों ही कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। क्लियर बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है, साइनस रिदम बोला जाता है। क्लियर है आपको? देखिए बच्चों, जब कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन की जितने भी ऑप्शन है उन ऑप्शन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि उन ऑप्शन का अगर आपको मीनिंग पता है तो क्वेश्चन ना आते हुए भी आप अपना आंसर उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इन चारों ऑप्शन का जो है वो मीनिंग पता चल गया है, इसके अकॉर्डिंग आपने जो है इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए किसी भी पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो इसी तरीके से होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में चारों ऑप्शन के आपको बिल्कुल भी मीनिंग पता नहीं है तो बच्चों उस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर देना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे 50-50 का लेके बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है उस क्वेश्चन में, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, आपके जीएमसीएस की प्रिपरेशन के साथ। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल्स इज रिक्वायर्ड। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम जो नर्सिंग प्रोफेशनल होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो टाइम पीरियड में, एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है हर पेशेंट का, उसमें उनके वाइटल साइंस को असेस करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है वाइटल साइंस को एक डेफिनेट टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल में असेस करने का, राइट। तो सबसे फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, टू कीप पेशेंट हैप्पी। क्या हम पेशेंट को खुश रखने के लिए वाइटल साइंस लेते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। डी ऑप्शन पे आते हैं, टू हैव डाटा फॉर रिसर्च। क्या हमको पेशेंट पर कोई, हर पेशेंट पर रिसर्च परफॉर्म करनी है क्या, जो उसकी रिसर्च के लिए अपन डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं वाइटल साइंस के लिए? नहीं बच्चों, ठीक है, रिसर्च का भी कोई रोल नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है, टू फिल द मेडिकल रिकॉर्ड। केवल मेडिकल रिकॉर्ड को फिल करने के लिए अपन फॉर्मेलिटी करते हैं क्या वाइटल साइंस के लेने की? नहीं बच्चों, क्योंकि हम जब वाइटल साइंस लेते हैं तो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लेते, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इन सारी चीजों का जो पता चलता है वो वाइटल साइन के थ्रू ही चलता है। अगर पेशेंट रिकवर करता है तो पेशेंट की जो वाइटल साइंस है वो बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न में रहते हैं, और अगर पेशेंट की हेल्थ डिटोरिएट कर रही है तो पेशेंट के वाइटल साइंस भी बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या होता है आपका वाइटल साइंस को असेस करने का, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, कि पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, एंड टू डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट, ठीक है, या हम जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसके कारण कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा पेशेंट में। तो इन दोनों चीजों को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, वाइटल साइन को असेस किया जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन?
अब देखो इसी क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, वाइटल साइंस हमारे जो होते हैं उनके कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लिए सिंगल लाइनर में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारा है वाइटल साइन वो कौन सा है बच्चों, टेम्परेचर है, राइट। तो टेम्परेचर की अगर नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो कितना आता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, और अगर इसको सेल्सियस में अगर बात करते हैं तो 37.37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, फर्स्ट वाइटल साइन हो गया, कोर बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड की अगर बात करते हैं बच्चों हार्ट रेट, तो हार्ट रेट का नॉर्मल कितना होता है, 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। थर्ड आता है आपका बच्चों रेस्पिरेटरी रेट, की रेस्पिरेटरी रेट की नॉर्मल जो वैल्यू कितनी होती है, 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है ब्लड ऑक्सीजन, जिसको और क्या बोला जाता है बच्चों, SpO2 बोला जाता है, और SpO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 95 to 100% होती है। 95 से अगर लो SpO2 जाता है तो पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर। क्लियर है। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट आता है बच्चों ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल कितना होता है, 120 to 80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें 120 जो होता है बच्चों सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। एक फिफ्थ वाइटल साइन, ये कितने हो गए आपके, 5 वाइटल साइन है। एक सबसे लास्ट में जो न्यू वाइटल साइन ऐड किया गया है वो कौन सा है बच्चों, वो है आपका पेन, राइट। जो पेन है उसको बोला जाता है हमारा न्यू वाइटल साइन। क्लियर है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ फीवर इज इंडिकेटेड, क्या है क्वेश्चन बच्चों, अ फीवर इज इंडिकेटेड एंड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज ओवर ओरल टेम्परेचर। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि किसी पेशेंट को क्या है बच्चों, फीवर है, तो फीवर के केस में उस पेशेंट का ओरल टेम्परेचर जो है वो कितने टेम्परेचर या कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट से राइज करेगा। तो देखिए नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन बच्चों ये जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अपन बात करते हैं ये कौन सा टेम्परेचर होता है, ये एक्सियल टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर कैसा है, कहां से लिया गया है, किस साइड से लिया गया है, एक्सियल साइड से लिया गया है, तो ये क्या है, एक्सियल टेम्परेचर है। लेकिन बच्चों अगर अपन बात करते हैं किसकी, ओरल टेम्परेचर की, तो ओरल टेम्परेचर देखिए एक सिंपल सा फंडा बच्चों ये होता है कि ओरल टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, ओरल टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो एक्सियल टेम्परेचर जो होता है उससे इंक्रीज होता है 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। क्लियर है। और जो रेक्टल टेम्परेचर होता है, रेक्टल टेम्परेचर बच्चों हमारा जो ओरल टेम्परेचर होता है उससे भी ज्यादा होता है 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये रिलेशन होता है आपका किसके बीच में, ओरल, रेक्टल एंड एक्सियल टेम्परेचर के बीच में। लेकिन अपन टेम्परेचर की नॉर्मली अपन बात करते हैं तो वो अपन एक्सियल टेम्परेचर की बात करते हैं जो कि नॉर्मल कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं यही नॉर्मल टेम्परेचर जब कहां से लिया जाए, जब ओरल साइट से लिया जाएगा तो यही नॉर्मल टेम्परेचर में क्या कर देंगे बच्चों, अपन इंक्रीज कर देंगे या प्लस कर देंगे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर अगर ओरल साइट से लिया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में प्लस करते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका टोटल अगर निकल के आता है तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन किस साइड से, ओरल साइड से। क्लियर है बच्चों। तो इसमें देखिए आपको 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास का कौन सा टेम्परेचर जो है दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी को अगर अपन देखते हैं तो कितना आ रहा है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, यही जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर ओरल टेम्परेचर या ओरल साइट ना देकर रेक्टल साइट का पूछा जाता तो बताइए इसका आंसर क्या जाता।
अगर यहाँ पर ओरल साइड की बजाय रेक्टल साइड का पूछा जाता तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आता वो कितना आता, ये अपना एक्सियल टेम्परेचर है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में अपन प्लस कर देंगे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका आंसर आ जाएगा 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर आता है, लेकिन किस साइड से बच्चों, रेक्टल साइड से आता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये जो रिलेशन है ओरल टेम्परेचर, एक्सियल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि इनमें कितने डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इज असेस्ड बाय। एक पेशेंट है, उस पेशेंट में हमको क्या करना है बच्चों, फ्लूइड का बैलेंस असेस करना है कि उस पेशेंट में जो फ्लूइड का लेवल है कि कहीं वो हाइपोवॉलीमिया में तो नहीं है पेशेंट, या हाइपर वॉलीमिया में नहीं है। इसको किस तरीके से असेस किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। मैंने यहाँ पर या हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा बच्चों कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है फ्लूइड बैलेंस को असेस करने का। क्वेश्चन आपका ये है कि कौन कौन से मेथड होते हैं फ्लूइड बैलेंस को असेस करने के लिए। तो देखिए, मॉनिटरिंग ऑफ वेट, पेशेंट के वेट को मॉनिटर करना, ठीक है बच्चों, होता है ये भी। वेट के थ्रू भी पेशेंट का क्या होता है कि ब्लड फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको असेस किया जाता है। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है बच्चों कौन सा, वेट मेथड। वेट किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी का। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट की जो स्किन है, स्किन के अंदर उसकी टर्गरनेस चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिहाइड्रेशन को बताती है पेशेंट की स्किन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी पेशेंट के फ्लूइड बैलेंस को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग, यानी कि पेशेंट को कितना फ्लूइड दिया जा रहा है और कितना फ्लूइड जो है वो यूरिन आउटपुट के थ्रू निकल रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसका एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है आईसीयू के अंदर, जिसको बोला जाता है इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग, ठीक है। तो ये तीनों ही मेथड होते हैं बच्चों, तो इसका आंसर आपका फोर्थ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं, मेथड होते हैं फ्लूइड बैलेंस को चेक करने का। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बेस्ट मेथड क्या होता है फ्लूइड बैलेंस का, तो आंसर जाएगा आपका वेट के थ्रू, क्योंकि बच्चों न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कैथेटराइजेशन नहीं किया जा सकता, राइट। तो उनके वेट के थ्रू उसमें फ्लूइड बैलेंस चेक किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओवरऑल बेस्ट मेथड क्या होता है फ्लूइड बैलेंस को चेक करने का, तो बच्चों वो होता है आपका इनपुट आउटपुट चार्टिंग, या इसको बोला जाता है क्या, यूरिन आउटपुट के थ्रू। क्लियर बच्चों ये क्वेश्चन आपको? तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कितने 3 क्वेश्चन कवर हुए हैं। एक तो कौन कौन से मेथड होते हैं राइट फ्लूइड बैलेंस को चेक करने का, एक न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, ओवरऑल बेस्ट मेथड क्या होता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो आज की क्लास में बस इतना ही, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी क्रम में बच्चों आपका कंप्लीट जो है जीएमसीएच की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, बस छोटे छोटे जो हैं ये शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू। थैंक यू सो मच।